सबसे पहले आपको इस बीच बता दें कि हिमाचल के सियासी संकट पर प्रियंका गांधी का यह बयान सामने आया है। यह बड़ी खबर है, जहां हिमाचल के अधिकार को कुचलने की कोशिश की बात प्रियंका गांधी कह रही हैं। 25 विधायकों वाली पार्टी बहुमत को चुनौती दे रही है। प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त को लेकर भी बड़ी बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई है। तो प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त की कोशिश, प्रियंका गांधी की तरफ से यह बड़ा बयान, और कहा कि अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों को जनता भी देख रही है। हिमाचल को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है बीजेपी। इस बीच आपको कश्मीर से खबर आ रही है। बता दें, गुलमर्ग में एक होटल में भीषण आग लगी है। पाइन पैलेस प्लैटिनम होटल में लगी आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां देखिए किस तरीके से कई घंटों से होटल आग की लपटों से घिरा रहा और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार और आग की ये तस्वीरें नजर आ रही थी, क्योंकि ये होटल आग की चपेट में आ गया था। हालांकि आग लगी कैसे, इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिकता ये थी कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जा सके, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी और इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद की गई। कोलंबिया में चौंकाने वाले हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, टेक ऑफ के बाद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। तस्वीर आपके सामने होगी। हेलीकॉप्टर में बैठे 6 लोग कैसे बाल बाल बचे, देखिए। असंतुलित होता ये हेलीकॉप्टर, 70 रेस्क्यू वर्कर्स ने जान बचाई। अब 2 तस्वीरें आपके सामने होंगी। टूरिस्ट को घुमाने के लिए इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के बाद ही यह अनियंत्रित हो गया, गोल गोल घूमने लगा। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर पास की एक इमारत में गिर गया। मौके पर करीब 70 रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचे। एक एक कर हेलीकॉप्टर में फंसे लोगों की जान बचानी शुरू की। शुरुआती जांच में यह बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से यह अनियंत्रित हुआ। तस्वीरों को देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया, ये इम्बैलेंस होते हुए एक इमारत की तरफ जा गिरा और इसीलिए जल्द मौके पर पहुंचे रेस्क्यू की टीम की तरफ से प्राथमिकता थी हेलीकॉप्टर में फंसे लोगों को निकाला जा सके। और उस बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि तकनीकी खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस हुआ और इसमें फंसे लोगों की 70 लोगों ने जान बचाने की कोशिश की। हालांकि 6 लोगों को बाल बाल वक्त रहते बचा लिया गया। और सिद्धापेट तेलंगाना में भीषण सड़क हादसे को लेकर भी खबर है। बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। दूसरी तरफ से आ रही कार से टक्कर की भी तस्वीरें सामने आई है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। सबसे पहले इस भीषण हादसे की तस्वीर देखिए। तेज रफ्तार से आ रही कार कैसे डिवाइडर से आगे बढ़ते हुए इस तरफ आई और देखिए कैसे पलटियां खाकर आगे गिरी। ये हादसा सिद्धापेट के कुकनूर पाली इलाके के राजीव हाईवे पर हुआ। हैदराबाद की तरफ जा रही थी एक कार, अचानक ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। कार डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी तरफ आ गई। वही तस्वीर आप देख रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त कार से टकरा गई और हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, चकनाचूर हो गई। 4 लोग हादसे में घायल हुए हैं, 2 लोगों की हालत गंभीर है। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां गुजरात के समंदर में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पोरबंदर के पास 3132 किलो ड्रग्स पकड़े गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 करोड़ की कीमत इनकी है। नेवी, एनसीबी, गुजरात एटीएस का ये जॉइंट ऑपरेशन किस तरीके से कामयाब हुआ, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने होगी। और बड़ी कामयाबी के तहत खबर ये आई कि 5 पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं। सबसे बड़े ड्रग का जखीरा पकड़ा गया है। जांच एजेंसीज ये पता लगा रही हैं कि ड्रग्स कहां और किसको भेजे जा रहे थे। ड्रग्स के जखीरे का रिसीवर कौन था, साथ ही ड्रग्स के पीछे और कितने लोगों के तार जुड़े हुए हैं, यही आगे का पूरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इस बीच ड्रग्स के सबसे बड़े जखीरे पर ज्यादा डिटेल जानकारी सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए, क्योंकि ईरान से लाई जा रही 3132 किलो ड्रग्स को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि 3089 किलो चरस है, जबकि
158 किलो मैथाम्फेटामीन भी बताई जा रही है और 25 किलो मॉर्फिन है। साथ ही पकड़े गए 5 पाकिस्तानियों से अब लगातार इसी को लेकर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं और ड्रग्स किसे सप्लाई की जानी थी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ड्रग्स के जखीरे पर यूसुफ पाकिस्तान भी लिखा था। अब जिस लिहाज से ये ड्रग्स बरामद की गई हैं, ड्रग्स के जखीरे की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और साथ ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर किए जा रहे सवाल जवाब को लेकर भी बड़ी खबर है। लेकिन बता दें, नेवी, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने कैसे इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसी की डिटेल आपके सामने, क्योंकि समंदर में ये सबसे बड़ी रेड है और किस तरीके से हुआ एक्शन, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। बता दें, P-81 LRMR एयरक्राफ्ट सर्विलांस मिशन पर था और संदिग्ध नाव दिखने पर एयरक्राफ्ट ने इनपुट भेजा। नेवी ने इनपुट के बाद एनसीबी, गुजरात एटीएस को अलर्ट किया। समंदर में संदिग्ध नाव पर धावा बोल दिया गया। 5 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया। इन 5 को गुजरात के पोरबंदर ले जाया गया, जहां इनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। लेकिन इसी बड़ी सफलता के बाद आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई दी है। अमित शाह की तरफ से क्या लिखा गया देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने के तहत आज हमारी एजेंसीज ने देश में नशे की बड़ी खेप जब्त करने में सफलता पाई है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। ये ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। इस बीच एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान का भी बयान सामने आया। बरामद ड्रग्स का संबंध पाकिस्तान से है। ड्रग्स जिन पैकेट में थी उस पर पाकिस्तानी कंपनी का नाम है। मछली पकड़ने वाली नाव से ड्रग्स को भेजा गया। ये एक एनकॉर्ड मैकेनिज्म जो एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में गृह मंत्रालय की तत्वावधान में, उसका एक सफल उदाहरण है। इसमें मल्टीपल एजेंसीज का समन्वय हुआ है। इसमें इंडियन नेवी के साथ कारगर कार्रवाई हुई है और गुजरात एटीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों एजेंसी के समन्वय से ये कार्रवाई हुई। सर, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल अब तक निकल कर सामने है? हाजी सलीम का लगातार कंसाइनमेंट हिंदुस्तान के अंदर पहुंच रहा था, वो भी समुद्र के रास्ते। क्या इसमें भी हाजी सलीम के ऊपर शक है? देखिए, शक की सुई कहाँ जाती है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तानी लेबल लगे हुए हैं। जो पैकेट्स मिले हैं उसमें पाकिस्तानी लेबल हैं, तो इसलिए इसको रूल आउट करना अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली कहाँ से आया है और किस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है और किस सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट है, ये समय से पता चलेगा। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जितेंद्र, आपके सवाल पर ऑफिसर की तरफ से ये कह दिया गया कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन है, तो फिलहाल आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। खुद एसएन प्रधान जो कि एनसीबी चीफ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 1300 केजी ये ड्रग्स है, जिसमें चरस है, इसके अलावा हेरोइन है और इसके अलावा मिथ है। और इसकी जो कीमत है, माफ कीजिएगा, 3300 किलोग्राम है, जबकि जो कीमत है वो 1300 करोड़ के करीब है। तो एक बड़ी बरामदगी हुई है अब तक की हिंदुस्तान में। इसके अलावा पहली बार ऐसा है जब जो एनसीबी है वो अब समुद्र के अंदर जाकर भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से खुद गृह मंत्री इस ड्रग्स पर कंट्रोल को लेकर सख्ती बरत रहे, तो उसके बाद एनसीबी अब पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और अब एनसीबी समुद्र के अंदर जाकर भी इस तरीके का ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था, गुजरात के साथ एटीएस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था। और इसके अलावा अब आने वाले वक्त में जो भी जल सीमा के आसपास जिस तरीके से तस्करी बढ़ रही है, उस पर नकेल कसने के लिए अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग भी एनसीबी ने पूरे तरीके से तैयार कर ली है। जी, नजर बना रखें जितेंद्र, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब एक और सबसे बड़ी खबर, जहां यमन के पास हुती लड़ाकों के हमले को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, कार्गो शिप्स को निशाना बनाया गया। समंदर में लगातार जहाज डूब रहा है और जहाज के अंदर भारी तादाद में कच्चा तेल है। समंदर में 29 किलोग्राम तक फैला तेल। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से कार्गो शिप को भी टारगेट किया जा रहा है। और भारत जापान की सेना के बीच युद्धाभ्यास को लेकर खबर। इस युद्धाभ्यास का नाम है धर्मगार्जन। आपको बता दें, बीकानेर के महाजन रेंज में 2 हफ्ते के युद्धाभ्यास को लेकर खबर है। दोनों देशों के 40 जवान इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो
तो भारत जापान के युद्ध अभ्यास को लेकर यह बड़ी खबर है। धर्म गार्जियन को लेकर इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं महाजन रेंज में हो रही ड्रिल की, और साथ ही भारत जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की यह ड्रिल है। दुश्मन के क्षेत्र में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन का अभ्यास किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि हेलीबोर्न ऑपरेशन, साथ ही हाउस इंटरवेंशन ड्रिल्स भी शामिल बताई जा रही हैं। संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल पर फोकस किया जा रहा है। 9 मार्च तक धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास चलने वाला है और भारत जापान के बीच हर साल जिस तरीके से युद्ध अभ्यास होता है उसी के तहत इस बार ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर, जहां बता दें भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और मोदी सरकार में रेलवे का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है। राजधानी और शताब्दी का सफर अब वंदे भारत, नमो भारत से होकर बुलेट ट्रेन तक पहुंचने वाला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारतीय ट्रेन का गतिमान देश के मान को दिनों दिन कैसे बढ़ा रहा है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। Just today, Honorable Prime Minister laid the foundation for 553 new stations. ये विजन देश को आगे बढ़ाने का है। ये संकल्प रेलवे के कायाकल्प का है। देश भर में रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बुलेट की रफ्तार से चल रहे हैं और लक्ष्य रेलवे को दुनिया के नंबर 1 रेलवे बनाने का। This is world's largest station redevelopment program that no other country has ever attempted. And the progress is phenomenal. Take a look at those pictures where the work is being depicted along with the futuristic vision of that work. ये तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, 1500 रोड अंडर ब्रिज अंडरपास का निर्माण भी शामिल है। Today stations are neat and clean. Few months back, Prime Minister had laid the foundation for 508 stations. रेलवे ने 10 साल में कैसे हाई स्पीड रफ्तार पकड़ ली है, इसको समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2004 से 2014 तक रेलवे का बजट 15,674 करोड़ था, जो 2024-25 में 2,52,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 10 साल में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का निर्माण हुआ है और निवेश 12 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। देश का रेलवे नेटवर्क इटली, फ्रांस से ज्यादा बड़ा है। बुलेट ट्रेन की लाइन 280 किलोमीटर से ज्यादा तक बिछ चुकी है। रेलवे वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक 10,000 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरग्राउंड ब्रिज का निर्माण किया गया है। रेलवे नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 26 फरवरी को जब 41,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पीठ थपथपाई। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब जरा एक नजर भविष्य के इन रेलवे स्टेशनों पर डाल लीजिए। ना सिर्फ चमक दमक में ये विश्व स्तरीय होंगे, बल्कि सेवा और सुविधाओं में ये स्टेशन वर्ल्ड क्लास होंगे। इन रेलवे स्टेशनों पर आने वाला आम यात्री भी खास यात्रियों की तरह सुविधाओं का फायदा उठाएगा। Very big focus on passengers, very big focus on new technology, huge emphasis on scaling up the work, significant reforms which have really changed the way railways operates, big focus on making it green. न सिर्फ मैदान बल्कि पहाड़ों और समुद्र के ऊपर भी ऐसे ब्रिज बन रहे हैं जो यात्रियों के सफर को और भी आसान बना देंगे। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन रामेश्वर के पंबन ब्रिज पहुंचे, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये पुल भारत की हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना है। जो लोग भी रामेश्वरम रेल मार्ग के माध्यम से आए हैं उन्हें पता है कि मंडपम से रामेश्वरम आने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब रामेश्वरम आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पंबम ब्रिज बनकर तकरीबन तैयार हो गया है और अब यह 1 घंटे की दूरी घटकर महज 20 मिनट होने जा रही है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे का मकसद 2047 से पहले ही दुनिया का नंबर 1 रेल नेटवर्क बनने का है। TV9 भारतवर्ष के लिए कुमार कुंदन की रिपोर्ट।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां व्यास तहखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कैवियट। तो हिंदू पक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कैवियट दाखिल की गई है और ये बड़ी खबर आपको इस बीच हम बता रहे हैं व्यास तहखाने को लेकर, क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदू पक्ष पहुंचा है और कैवियट दाखिल की गई है।